नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों सदनों में कौन कौन से कार्य होने हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह का 5वां दिन आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान विभिन्न गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ 6 गैर सरकारी विधेयक होंगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत। लोकसभा में 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्य सूची में शामिल। सूची में शामिल 2 विधेयकों में से एक अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023। लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर सबसे पहले डाल लेते हैं नजर। सांसद कुरुवा गोरानतला माधव का सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों की बकाया राशि से संबंधित प्रश्न है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विवरण क्या है? क्या सीजीएचएस के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों को पिछले 6 महीनों से लंबित बकाया भुगतान नहीं किया गया है? विवरण साझा करें। क्या निजी अस्पतालों ने योजना के लाभार्थियों को दूर करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 4.2 मिलियन लाभार्थी प्रभावित हुए हैं? विवरण साझा करें। ऐसे अस्पतालों पर बकाया राशि की अवधि और सरकार द्वारा इन बकाया राशियों को चुकाने के लिए उठाए जा रहे कदमों सहित कुल कितनी राशि लंबित है? सांसद कृपाल बालाजी तुमाने का न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिटों की स्थापना से संबंधित प्रश्न है। देश में सरकार द्वारा स्थापित नवजात स्थिरीकरण इकाइयों NBSU की महाराष्ट्र सहित राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार जिलावार संख्या। क्या सरकार बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए विभिन्न राज्यों में NBSU स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है? इस उद्देश्य के लिए चिन्हित जिलों के साथ विवरण साझा करें। क्या NBSU सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू किए गए हैं? महाराष्ट्र सहित विवरण साझा करें। बच्चों के पालन पोषण की प्रथाओं में मदद करने और उन्हें बेहतर बनाने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका। क्या देश में शिशु मृत्यु दर IMR में गिरावट आई है? IMR को और कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए निवारक उपायों का विवरण क्या है? सांसद नामा नागेश्वर राव का कृषि क्षेत्र में यूरिया की आपूर्ति से संबंधित प्रश्न है। देश में कृषि क्षेत्र को यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का विवरण क्या है? देश में 2015 में नई यूरिया नीति NUP की घोषणा के बाद अब तक हुई प्रगति का विवरण। सांसद C लाल रोसांगा का प्रश्न है, CGHS संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों का नुस्खा लिखा जाना। क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित CGHS वेलनेस सेंटरों पर डॉक्टर निजी सूचीबद्ध अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा सलाह दी गई दवाएं देने से इनकार करते हैं और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं की कीमत अधिक होने का हवाला देकर अपने हिसाब से वैकल्पिक दवाएं देते हैं? क्या ऐसे कोई दिशा निर्देश हैं जो उत्तर पूर्वी राज्यों सहित CGHS के CMO को निजी सूचीबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा सलाह दी गई निर्धारित दवाएं देने से इनकार करने की अनुमति देते हैं? सरकार किस प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में इन संवेदनशील मुद्दों की निगरानी करती है और CGHS कार्ड धारकों की भलाई के लिए कदम उठाती है?
सांसद सुरेश कोडी कुन्नील का प्रश्न है, चिकित्सा पेशेवरों के प्रति हिंसा। क्या सरकार ने चिकित्सा समुदाय पर कार्यस्थल पर हमले के परिणाम स्वरूप हुई मौतों पर ध्यान दिया है, जिसमें केरल के कोल्लम जिले के कोटाराकारा ताल्लुक अस्पताल में नवीनतम मामला भी शामिल है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हिंसक रोगियों के हमलों के कारण ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों सहित चिकित्सा पेशेवरों की कुल मृत्यु की संख्या। क्या सरकार देश के अस्पतालों में लागू सुरक्षा और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने का इरादा रखती है? क्या विभिन्न चिकित्सा पेशेवर निकायों के साथ उचित परामर्श के साथ देश में डॉक्टरों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाएगी? क्या यह सच है कि देश के अस्पताल आईपीसी, सीआरपीसी और संबंधित दंड प्रावधानों के पैनल प्रदर्शित करते हैं, जो अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा के किसी भी अपराध के मामले में दोषी ठहराए गए मरीजों और उनके परिचारकों पर लागू होते हैं? क्या सरकार की देश के सभी प्रकार के सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए अस्पताल के वैधानिक कर्तव्यों को प्रदर्शित करना अनिवार्य करने की कोई योजना है? सांसद सुप्रिया सदानंद सूले का प्रश्न राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का है। क्या राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों से पिछले 8 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पाए जाने वाले नए कुष्ठ मामलों की संख्या में भारी कमी आई है? इन लक्ष्यों को हासिल करने में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या सरकार ने 2030 तक कुष्ठ रोग के 0 मामले हासिल करने के लिए कोई रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है? उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदम और NLE कार्यक्रम द्वारा अपनी स्थापना के बाद से हासिल की गई उपलब्धियों का विवरण और कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदम। क्या सरकार ने देश में कुष्ठ रोगियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है? क्या कुष्ठ रोगियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें मुफ्त दवा सहित कोई सहायता दी जा रही है? सांसद रविंदर कुशवाहा का प्रश्न है, एलोपैथी नर्सिंग प्रोग्राम में आयुर्वेदिक नर्सिंग डिग्री का। क्या सरकार एलोपैथी नर्सिंग कार्यक्रम के अतिरिक्त आयुर्वेदिक में नर्सिंग डिग्री शुरू करने का प्रस्ताव रखती है? उक्त कार्यक्रम के लिए निर्धारित दिशा निर्देश, पाठ्यक्रम अवधि और पाठ्यक्रम साझा करें। क्या एलोपैथिक नर्सें भी उक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए अपना नामांकन करा सकेंगी? विवरण साझा करें। सांसद असादुद्दीन ओवैसी का प्रश्न है, अंग प्रत्यारोपण का। क्या ये सच है कि 2 लाख से अधिक भारतीयों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, लेकिन 10% भी उक्त ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है? क्या सरकार ने अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अधिवास पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया है? विवरण साझा करें। क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की है? मानव अंगों के आसान दान और प्रत्यारोपण के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम THO 1994 के प्रतिबंध को कम करने के लिए राज्यों का दृष्टिकोण और सरकार द्वारा लिए गए अन्य निर्णय। सांसद देबाश्री चौधरी का प्रश्न है, औषधीय पादपों के लिए अनुसंधान केंद्रों की स्थापना। क्या सरकार ने औषधीय पौधों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशवार कोई अनुसंधान
केंद्र स्थापित किया है? विवरण साझा करें। क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में कोई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का विचार है? औषधीय पौधों से संबंधित चल रही परियोजनाओं के विवरण के साथ उनका विवरण। सांसद जयदेव गल्ला का प्रश्न है, चिकित्सा उपकरण पार्क। देश में निर्माणाधीन मेडिकल डिवाइस पार्कों का राज्यवार विवरण। मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण। क्या केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य से ऐसे पार्क विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? विवरण साझा करें। उक्त योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रस्तावों के चयन के लिए अपनाए गए विभिन्न मानदंडों को दिए गए वेटेज का विवरण किया है। सांसद सौमित्र खान का प्रश्न है, G20 की उपलब्धियों से। G20 सहित चल रहे बहुपक्षीय आयोजनों पर देश की पिछली उपलब्धियां का विवरण और विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का विस्तृत विवरण क्या है? सांसद सुनील कुमार मंडल का प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पादों कच्चे तेल की कमी से जुड़ा। क्या सरकार देश में रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में सफल रही है? विवरण साझा करें। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों कच्चे तेल की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई योजनाओं या योजनाओं का वर्षवार विवरण। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किया है या करने का प्रस्ताव है? सांसद डॉक्टर पोन गौतम तिगामणि का प्रश्न है, राष्ट्रीय थैलेसीमिया। क्या सरकार थैलेसीमिया से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखती है? विवरण साझा करें। क्या सरकार के पास थैलेसीमिया के लिए देशव्यापी स्क्रीनिंग शुरू करने और अगले 25 वर्षों में थैलेसीमिया की रोकथाम हासिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने की योजना है? सांसद प्रोफेसर सौगत राय का प्रश्न है, नर्सों तथा पराचिकित्सीय स्टाफ को वेतन की पेशकश। क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि लाखों नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को उनके योग्य भुगतान नहीं मिल रहा है? विवरण साझा करें। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने भी उन्हें मानक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए हैं। विवरण साझा करें। देश की नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद राजीव रंजन ललन सिंह का प्रश्न है, एम्स दिल्ली में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती का। क्या सरकार ने एम्स नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में भेदभाव और भ्रष्टाचार की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है? विवरण साझा करें। क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उक्त मुद्दे पर संज्ञान लिया है? क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण मानदंडों का उचित रूप से पालन किया गया है? विवरण साझा करें। सांसद डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे का प्रश्न है, यूक्रेन युद्ध का कृषि उर्वरकों की आपूर्ति पर प्रभाव। क्या यूक्रेन में युद्ध का कृषि उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिससे संभवतः दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा कमजोर हो गई है? देश में किसानों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया सहित उसका विवरण। क्या सरकार ने अन्य देशों की तुलना में सस्ती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की है? अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में यूरिया उर्वरक की दरों सहित उसका विवरण। किसानों को उचित मूल्य पर फसल पोषक तत्व मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2 वर्षों में सरकार द्वारा उर्वरक
सब्सिडी पर खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा किया है। सांसद जनार्दन सिंह सेग्रीवाल का प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय का मिशन की स्थापना के बाद से देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत स्थापित आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों का बिहार सहित राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण। बिहार सहित राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों की संख्या। क्या देश में आयुर्वेद महाविद्यालयों को विकास हेतु सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? उसका विवरण बिहार सहित राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रवार, जिलावार। देश में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण आयुष दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का प्रस्ताव है। सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद का प्रश्न है, आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक तमिलनाडु सहित राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार जारी किए गए आयुष्मान भारत कार्डों की संख्या। उक्त योजना से लाभान्वित हुए लोगों की संख्या राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रवार, विशेष रूप से तमिलनाडु। उक्त योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित लाभों का विवरण और उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण जहां ये योजना अब तक लागू नहीं की गई है। डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे का प्रश्न है, असुरक्षित प्रोटीन पाउडर और आहार अनुपूरकों की बिक्री का। क्या बाजार में बिकने वाले कई प्रोटीन पाउडर और आहार अनुपूरक घटिया और उपभोग के लिए असुरक्षित हैं? क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ऐसे व्यक्तियों, कंपनियों के खिलाफ कोई आपराधिक और नागरिक मामला दर्ज किया है और पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के दौरान लगाए गए जुर्माने की मात्रा के साथ दंडित अपराधियों की संख्या क्या है? उपभोग के लिए असुरक्षित प्रोटीन पाउडर और आहार अनुपूरकों की आपूर्ति की जांच करने में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की विफलता के कारण। क्या FSSAI ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को उनके विनिर्माण और बिक्री प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए न्यूट्रोस्यूटिकल्स और स्वास्थ्य पूरकों की जांच करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है? उसका विवरण। मानव शरीर पर इन नकली खाद्य अनुपूरकों के हानिकारक प्रभाव के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? VK श्रीकंदन का प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का। क्या ये सच है कि चालू वर्ष में 4 आंगनवाड़ी केंद्रों में से लगभग 3 का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MGNREGS के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा? क्या ये भी सच है कि देश भर में 27,000 AWCs की मांग है? क्या सरकार ने देश भर के आकांक्षी जिलों में उन्नयन के लिए 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की पहचान की है? क्या ये भी सच है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी के निर्माण की लागत 12 लाख रुपए, मनरेगा के तहत 8 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और इसका विवरण क्या है? आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। आयुष मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। विदेश मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
मनसुख मंडाविया देंगे। कानून एवं न्याय मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों का उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। आइए अब देखते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। राज्यसभा में पहला प्रश्न सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का है। यह प्रश्न संचार मंत्रालय से संबंधित है। प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में भारत नेट परियोजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण और राज्य में अब तक इस परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़े गांवों का विवरण। क्या सरकार ने इस परियोजना के तहत कोई लक्ष्य भी तय किया है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? सांसद नबाम रेबिया का प्रश्न है, क्या सरकार को नाहरकटिया असम से मार्गेरिटा असम होते हुए देवमाली अरुणाचल प्रदेश तक नई रेलवे लाइन की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण के प्रश्न हैं, क्या केंद्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ राज्य सरकारें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को ठीक से लागू नहीं कर रही हैं? क्या सरकार के पास इस कार्यक्रम को दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? सांसद बी पार्थसारथी रेड्डी के प्रश्न है, सरकार द्वारा लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला GVC के निर्माण के लिए एक सुदृढ़ लॉजिस्टिक परिस्थिति के निर्माण हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है? क्षेत्रीय संपर्क और बाजार तक पहुंच, व्यापार के सरलीकरण और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपाय का ब्यौरा क्या है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और बाजार पहुंच, व्यापार सुविधा और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में सुविधा के लिए किए जा रहे उपाय का विवरण। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा का प्रश्न है, केंद्र सरकार के पास उड़ीसा को दी जाने वाली खाद्य राज्य सहायता की कुल कितनी राशि लंबित है और ये राशि कब तक दी जाएगी? क्या केंद्र सरकार कोई नीति बनाएगी ताकि ओडिशा जैसे राज्य के लिए खाद्य राज्य सहायता एक सतत लंबित मामला न बन जाए? सांसद मस्तान राव बीड़ा के प्रश्न हैं, पिछले 3 वर्षों के दौरान समुद्री निर्यात का उत्पादवार ब्यौरा क्या है? क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झींगे के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है? क्या MPEDA ने झींगे का निर्यात करने वाली कंपनियों और मछुआरों के समुदायों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि की है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? सांसद हरनाथ सिंह यादव के प्रश्न हैं, क्या हर राज्य के किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है? यदि हाँ तो राज्यवार ब्यौरा क्या है? PM किसान का लाभ कौन उठा रहा है? क्या सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा के प्रश्न हैं, क्या ये सच है कि सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना निधि यानी कि AIF के तहत भारत यानी बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है? यदि हाँ तो इस अभियान की क्या विशेषता है? इस अभियान से किसानों को किस प्रकार से लाभ होगा? सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है और देश के विभिन्न राज्यों में किसानों तथा इस योजना के लाभार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी है? केरल के कुछ किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पिछली 2-3 किश्तों के प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी? सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रश्न हैं, हरियाणा में किसानों हेतु बेहतर लाभप्रदता
के लिए किन किन विशिष्ट बागवानी फसलों की सिफारिश की है। लाभप्रदता की दृष्टि से पारंपरिक कृषि फसलों की तुलना में बागवानी फसलों से कौन कौन से प्रमुख लाभ मिलते हैं। परंपरागत कृषि फसलों के स्थान पर बागवानी फसलों को अपनाने किसान को किन किन चुनौतियों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और सरकार ऐसी चुनौतियों से किस प्रकार निपटने की योजना बना रही है। सांसद जवाहर सरकार के प्रश्न। शालीमार रेलवे स्टेशन को हावड़ा रेलवे स्टेशन के एक अनुषंगिक स्टेशन के रूप में विकसित करके रेलवे ट्रैफिक को किस हद तक कम किया जा सकता है। शालीमार रेलवे स्टेशन को एक प्रमुख अंतिम स्टेशन यानी कि रेल हेड के रूप में विकसित करने की परियोजना की कुल लागत कितनी है और ये कब तक पूरी हो जाएगी। कौन कौन से अवसंरचनात्मक कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और कौन कौन से कार्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी के प्रश्न है। अमृत भारत स्टेशन योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। इस योजना के अंतर्गत आवंटित, संस्वीकृत, जारी की गई और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत किन किन स्टेशनों की पहचान की गई है। सांसद एस निरंजन रेड्डी के प्रश्न हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC पर विक्रेताओं के तौर पर पंजीकृत और सक्रिय किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, फूड एग्रीगेटर कंपनियों और छोटे व्यवसायों की संख्या कितनी है। क्या ONDC का पूर्ण लाभ उठाने के लिए छोटे व्यवसाय के बीच जागरूकता, शिक्षा और अनुकूलन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। सांसद इंदु बाला गोस्वामी के प्रश्न हैं। क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को पहली किश्त जारी कर दी गई है। यदि हाँ तो केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा PM गति शक्ति योजना के तहत किन किन परियोजनाओं के लिए बजट अनुमोदित किया गया है और ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों के लिए प्रस्तावित की गई है। सांसद डॉक्टर V शिवादासन के प्रश्न हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मोबाइल और कल पुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों की सूची का ब्यौरा क्या है। किन किन कंपनियों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और कौन कौन सी कंपनियां अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही हैं। वर्ष 2021 से तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है। वर्ष 2021 से प्रत्येक कंपनी के उत्पादन और उसको किए गए भुगतान की धनराशि का वर्षवार ब्यौरा और क्या लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद किसी कंपनी को भुगतान किया जाना लंबित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न हैं जिनका उत्तर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। संचार मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है जिसका उत्तर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल देंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है जिनका उत्तर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। रेल मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। और अब बात करते हैं विधेयकों की। लोकसभा में पहला विधेयक है अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023, द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल 2023।
विचार और पारित करने के लिए सदन में ये बिल पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में करेंगे। रक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सेना कर्मी जिनको वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए अपने कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, के संबंध में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को सशक्त बनाने वाला विधेयक और उससे जुड़े या उसके अनुषंगिक मामलों पर विचार किया जाएगा। आइए अब आपको विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस भी बताते हैं। वर्तमान में वायुसेना, सेना और नौसेना के सेवाकर्मी वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 सेवा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। प्रस्तावित विधेयक अनिवार्य रूप से एक सक्षम कानून होगा जो अंतर सेवा संगठनों के प्रमुखों को वायुसेना, सेना और नौसेना के नियमित सभी कर्मियों और अन्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बलों के व्यक्तियों पर जो अंतर सेवा संगठन में सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं पर संबंधित अधिनियमों का संशोधन बिना प्रभावी आदेश, नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने में समर्थ करता है। अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठन गठित करने के लिए सशक्त बनाना है। मामलों के त्वरित निपटान, बहुल कार्यवाहियों से बचकर समय और जनधन की बचत तथा सशस्त्र बल के कार्मिकों के बीच उच्च बेहतर एकीकरण और एकता की भावना जैसे विभिन्न अन्य ठोस फायदों के लिए मार्ग प्रशस्त करना। लोकसभा में अन्य विधेयकों की बात करते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023, द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। आइए आपको बताते हैं विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस के बारे में। प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने से संबंधित है ये बिल। प्रबंधन में वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करने के लिए इन संस्थानों को सशक्त बनाना इस बिल का उद्देश्य है। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करना चाहता है। राज्यसभा की बात करें तो आज गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 6 विधेयक विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। पहला विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 तथा 156 का प्रतिस्थापन। सांसद वी शिवादासन भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। दूसरा विधेयक है पीड़ित और साक्षी संरक्षण एवं सहायता विधेयक 2020। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक विधेयक को विचार एवं पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। तीसरे विधेयक की अगर बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव सांसद डॉक्टर जयंत चौधरी करेंगे। चौथा विधेयक है लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक संविधान संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तावना और अनुच्छेद 51 क का संशोधन विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम
राज्यों के हितों का संरक्षण विधेयक 2022 को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों द्वारा कुल 6 विधेयक विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। पहला गैर सरकारी विधेयक है लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019, नई धारा 29 क का अंत स्थापन। सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी 5 अगस्त 2022 को पेश किए गए विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भिक्षुक सशक्तिकरण, कौशल विकास और पुनर्वास विधेयक 2021 का विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। तीसरा विधेयक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2022, नई धारा 3 क का अंत स्थापन। सांसद M.K. राघवन विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद श्रीरंग आप्पा बारणे नियोजन अभिकरण विनियमन विधेयक 2019 को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बात 5वें गैर सरकारी विधेयक की करें तो सांसद राजीव प्रताप रूडी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला विकास और निगरानी समिति विधेयक 2022 को विचार और पारित का प्रस्ताव करेंगे। सांसद कुलदीप राय शर्मा संविधान संशोधन विधेयक 2019 नए अनुच्छेद 239 ग का अंत स्थापन को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।